हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और जब से रिजल्ट आया है तब से हर तरफ एलन का ही नाम है। एलन के स्टूडेंट्स ने वाकई कमाल कर दिया है। जेई एडवांस के रिजल्ट में कमाल कर दिया, नीट के रिजल्ट में भी कमाल कर दिया। और आज जो मेरे साथ स्टूडेंट है वो शिक्षा की काशी कोटा से ही है। कोटा से होने का बहुत सारा उन्हें फायदा मिला है, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। अपनी फैमिली के साथ यहीं पर एलन के साथ जुड़कर उन्होंने अपने सपनों की तैयारी करी है। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ आज के हमारे गेस्ट का और उनके पूरे परिवार का, राघव शर्मा का, जिन्होंने जेई एडवांस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राघव आपका और आपके पूरे परिवार का। थैंक यू। अच्छा राघव, चलिए शुरुआत आपसे ही करती हूँ। रिजल्ट आने के बाद की खुशी कैसी है जब मार्क्स देखे और लगा कि जो मेहनत की फाइनली उसका परिणाम मेरे सामने और इतना अच्छा परिणाम? बहुत रिलीव्ड फील होता है जैसे ही रिज़ल्ट आता है। आप रिज़ल्ट देखते हो तो आपने बहुत साल मेहनत करी है। प्रोबेबली मैं 6 क्लास से एलन में हूँ, तो उसका मेरे को फाइनली रिज़ल्ट मिला है अच्छे से एंड बहुत अच्छा लगता है। जेन्युइनली बहुत रिलीव्ड फील होता है। आपने जो मेहनत करी, आपने खुद ने, आपके फैमिली ने, आपके टीचर्स ने, सबने जो मेहनत करी है वो फाइनली पे ऑफ जब करती है, सबको खुशी होती है। निश्चित तौर पर राघव, मेहनत आपकी है लेकिन सपोर्ट फैमिली का रहा है, सपोर्ट आपके टीचर, आपके मेंटर्स का भी रहा है। सर, अगर आपसे पूछूं एक पिता के तौर पर कैसा महसूस होता है जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं और अगर रिजल्ट के समय जब वो जिस तरह से न्यूज़ आती है, फैमिली में हर कोई फ़ोन कर रहा होता है और अगर उनके नाम से अगर पिता को बुलाया जाए, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये फाइनली एक रिलीव्ड है, मतलब इतने बरसों की जो एक मेहनत थी, बच्चे में टैलेंट था, शुरू से दिखना वो शुरू हो गया था। लेकिन वो उसको आज जा कर के एक वैलिडेशन मिला है कि जी हम जो सोचते थे वो हो पाया। जितनी हम लोगों ने मेहनत की, जितना सपोर्ट हमें एलन फैकल्टीज से मिला और पूरे इसके टीचर्स का बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ में वो रहा, तो अब जा कर के फाइनली लगता है कि हाँ भाई जो है कुछ नाम करने लायक इसने काम किया है। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। मैम, आप क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है माँ के तौर पर? बिल्कुल ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। शायद कुछ खुशियाँ ऐसी होती है जो हम कह नहीं सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये भी शायद उन्हीं में से एक खुशी है। अच्छा, एक होता है ना कि जब बच्चों का एग्जाम होता है, मुझे लगता है माता पिता का भी उतना ही एग्जाम होता है। आप लोग भी बिल्कुल हर चीज़ में उसके साथ होते हो। बिल्कुल। तो इतना जो उसने इतने साल, जैसे आपने कहा 6 क्लास वाले के साथ जुड़ गए थे, इतने साल जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका जब पे ऑफ हुआ वो खुशी एक अलग ही है। फैमिली में कैसा माहौल है? क्या रिजल्ट के बाद प्लान किया कि कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? बिल्कुल, सब लोग बहुत खुश हैं और हमने काफ़ी कुछ प्लान किया और काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं अभी। जैसे कि हमारी जो जगह है झालावाड़, जहाँ से हम बेसिकली बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमें क्या क्या करना है, क्या कहाँ मिठाइयाँ बंटवानी है और कहाँ कहाँ सेलिब्रेट करना है। काफ़ी सारे लोग, हमने घर के भी कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज किए हैं बाद के। ओके, परिवार में निश्चित तौर पर एक अलग ही माहौल होता है। अच्छा, बड़ी बहन के तौर पर आपको कैसा लग रहा है? आई एम सो प्राउड ऑफ माई ब्रदर। अच्छा, भाई बहन कैसा बॉन्ड शेयर करते हो? नोक झोंक वाला भी है, प्यार भरा भी है। और राघव को बड़ी बहन होने का कितना बेनिफिट मिला है? समय समय पे गाइडेंस मिली है दीदी से? गाइडेंस तो मिली है बट एक इमोशनल सपोर्ट मिला है क्योंकि वो सेम एज ग्रुप की ही हैं, इसलिए उनके साथ चीज़ें शेयर करना बहुत इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स के साथ। कम चीज़ें पेरेंट्स या टीचर्स के साथ चीज़ें शेयर करना, तो हम जब भी मतलब कभी फ़ोन पे बात करते थे तो कई बार 1-1 घंटे तक भी बातें चल जाती थी। बिल्कुल 1-1 घंटे। हाँ। ओके, मतलब आप अधिकतर चीज़ें अपनी बहन के साथ शेयर करते हो। बिल्कुल। दोस्त मिल गई है। हाँ। ओके। अच्छा, आप क्या करते हो और आपने कहाँ से प्रिपरेशन करी? मैंने पहले जेई का प्रिपेयर करा था, देन आई प्रिपेयर्ड फॉर यूएस, और अभी मैं विस्कॉन्सिन मैडिसन में आई एम डूइंग माय अंडरग्रेड, आई एम डूइंग डबल मेजर इन स्टैट एंड इकॉन। एंड आई फील लाइक कि दिस इज़ ट्रू व्हाट ही सेड। ऐसा मम्मा, जैसे कि हम लोग कॉल पे बात कर रहे होते थे तो मम्मी पापा पीछे से कॉल पे ऐसे बोलने लग जाते थे कि राघव अब तो बस हो गया, अब तो बस हो गया, दीदी को भी पढ़ना है, तेरे को भी पढ़ना है। क्योंकि जब हम लोग बात करते थे तो मैं इसको अपनी लाइफ का बताती थी कि राघव ऐसा है वैसा है, राघव मुझे अपना बताता था। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे साथ ये सब चीज़ें शेयर करता है एंड आई होप कि वी कंटिन्यू दिस बॉन्ड लाइक थ्रू आवर लाइफ। अच्छा, ये बॉन्ड आपने इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट कैसे किया? क्या स्कूल कोचिंग में साथ में थे? ऑफ कोर्स, हम लोग हमेशा से शुरू से जहाँ पे भी गए हैं हर जगह साथ गए हैं। लाइक अगर कोई हॉबी क्लासेस है, म्यूज़िक क्लासेस, और लाइक
any kind of sports and stuff. हम लोग हमेशा साथ में थे, स्कूल और कोचिंग भी हमारा साथ में ही है, इवन एलन में भी हम लोगों ने साथ में ही एडमिशन लिया था. Okay. और हमारी काफ़ी ऐसे पोलर ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं. तो राघव इज़ वेरी लाइक रिजर्व्ड, ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग. किसी ने इसको कुछ बोल दिया एंड आई एम लाइक वेरी आउटगोइंग. Okay. तो ऐसा मम्मी को होता था कि राघव को ऐसा कुछ बोल दे तो इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है तेरा छोटा भाई है. मम्मी अभी भी मुझे बोलती है कि तेरा छोटा भाई है, ध्यान चाची की रखना. रानी है। इसको मम्मा बोलती है कि कुछ भी ऐसा उसका कुछ भी हो रहा हो या कोई भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो दीदी को बता देना सबसे पहले. तो एक बड़ी बहन के तौर पर आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है. अच्छा राघव, अगर मैं कोटा के एनवायरनमेंट के बारे में आपसे पूछूं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. शुरू से आप यहीं रहे, यहीं बड़े हुए हैं और बहुत जल्दी आप एलन के साथ जुड़ गए थे. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना सपना लेकर कोटा शहर आते हैं. ऐसे में आपको कितना बेनिफिट मिला, क्योंकि आप यहीं से हैं और शुरू से आप उस माहौल को देख भी रहे थे और समझ भी पाए, जब आइडेंटिफाई किया कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में हूँ तो क्यों ना अपने सपने की तैयारी मैं यहीं से करूँ. क्या कहेंगे कोटा के एनवायरनमेंट के बारे में? सबसे पहले तो कोटा का एनवायरनमेंट, मतलब मेरा जो जेई में इतने अच्छे मार्क्स हैं उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है कोटा में जो एनवायरनमेंट मुझे मिला है डेफिनेटली. और यहाँ पे इतने सारे टीचर्स हैं, डाउट काउंटर्स वगैरह हमेशा बच्चों से भरे रहते हैं, हमेशा वहाँ पे टीचर्स रहते हैं, एक पढ़ाई का माहौल हमेशा रहता है. आप कोई भी बिल्डिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम चले जाओ, आपको पढ़ाई का माहौल मिल जाएगा. और यही माहौल का मतलब मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है, मैंने बेनिफिट लिया है. आप कभी भी जाते हो आपको टीचर्स मिल जाते हैं. टीचर्स भी ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन डाउट काउंटर्स पे अवेलेबल रहते हैं. हर टीचर हर दूसरे तीसरे दिन डाउट काउंटर पे अवेलेबल रहता है. एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल है. बिल्कुल, स्टाफ भी बहुत डेफिनेटली बच्चे सपोर्टिव बहुत है, सारे हैं ही सही, बहुत तो सपोर्टिव स्टाफ उसकी वजह से एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है. अच्छा सर, अगर इस पर मैं आपसे राय जानना चाहूँ, आप क्या कहेंगे? आपको अपने बच्चे को कहीं बाहर नहीं भेजना पड़ा, बिकॉज कोटा को शिक्षा की काशी मिनी इंडिया भी कहते हैं. लोग दूर दूर से अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं. ऐसे में आपके लिए कितना सही था? मैं बहुत काफ़ी पहले की बात बताता हूँ. मैं एक चीज़ हमेशा पूछता था मेरे साथियों से कि संसार में जो है सबसे कीमती जगह, सबसे कीमती हीरे कहाँ निकलते हैं. तो जनरली जो है लोगों का जवाब होता था जोहान्सबर्ग, क्योंकि जो है डायमंड माइंस वहीं पर है. तो मैं कहता था नहीं, तुम्हारा गलत है आंसर, कोटा है. क्यों? क्योंकि जितने हीरे निकल रहे हैं ना वो हीरे कोटा से ही निकल रहे हैं. Exactly, चाहे सब हम किसी कोटा की से, बात सुंदर बिल्कुल. पिचाई की बात करें, पराग अग्रवाल की बात करें, वो सारे लोग यहीं से निकले हुए. तो शुरू से लगता था कि कोटा में हम रहते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, और यहाँ रहने के बाद भी अगर अपने बच्चों को अगर उतना नहीं तराश पाए तो फिर क्या ही किया. तो शुरू से एक वो चीज़ थी कि अगर कहीं कुछ चीज़ हम नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चों को वो माहौल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जैसा सोचा था वैसा हुआ. अच्छा इंस्टीट्यूट मिला, अच्छे मेंटोर्स मिले, बच्चों में टैलेंट था, तो वो चीज़ें निकल के आई. और आज बहुत खुशी है ये सब बताते हुए कि रिजल्ट सब लोगों के सामने. सर बहुत बड़ी बात और एक अच्छे से आपने उसे एक्सप्लेन किया है कि अगर यहीं पर अगर हम अपने बच्चे को नहीं तराश पाएँ, जहाँ से आपने कहा कि हीरे निकल रहे हैं, वाकई IITians और डॉक्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं. मैम आप इसमें क्या ऐड ऑन करेंगी? क्योंकि एक होता है ना कि देखा है हमने कि स्टूडेंट्स के साथ उनकी माएँ यहीं शिफ्ट हो जाती है बच्चे की बिल्कुल, प्रिपरेशन के लिए. बिल्कुल, आपके लिए कितना सहूलियत था? बहुत सहूलियत था. और मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को अकेला ना छोड़े. जब तक अगर पॉसिबल हो सके तो पेरेंट्स को और कम से कम माँ को तो बच्चे के साथ इस प्रिपरेशन में रहना ही चाहिए, क्योंकि एक मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इतने हाई स्टडीज़ में, मतलब तैयारी के लिए. अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना सब चीज़ों को. निश्चित तौर पर मेंटल सपोर्ट की बहुत नीड बहुत रहती है ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें बच्चों एक को, फैमिली बड़ा रोल प्ले करती है. क्योंकि मैंने महसूस भी किया है इसको. जब पढ़ाते टाइम बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी चले जाते हैं, उनका बिल्कुल आत्मविश्वास बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, तब आपको सपोर्ट देना पड़ता है. अगर आप बिल्कुल हट गए या पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं, जरा सा बच्चे को समझ नहीं पाया ना, वहीं बस कुछ छूटा और छूटता ही चला जाता है. फिर मैंने बहुत महसूस भी की बहुत बारीकी से, और इसीलिए मैंने मेरी बेटी को इसके साथ रखा हमेशा. इसका सपोर्ट, ये US में बहुत बिजी रहती थी, ये कहती थी मम्मा मेरे डे नाइट का हमेशा चक्कर रहता ही है वहाँ पे, ये बात नहीं कर पाती थी. तो मैं इसको कहती थी तुम टाइम निकालो. जब मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा डाउन जा रहा है, ये कुछ मुझे नहीं बता पा रहा है, तो मैं इसको कहती थी कि मैंने कहा तुम फ़ोन करके पूछो. तब वो फ़ोन पे बात करती थी, क्योंकि कुछ बातें वो बस अपनी ये, बहन से हाँ, ये क्या है कि इन्हीं के सामने खुलते हैं और सारी बातें इन्हीं को बताते हैं. फिर पूछ पूछ के सारा सब कुछ, क्योंकि थोड़ा रिजर्व नेचर का तो है राघव, तो सारा बता देते. तो मुझे इससे बहुत हेल्प रही.
अच्छा, जैसे आपकी मदर जो मेंशन कर रही हैं कि वाकई एक स्टूडेंट की जर्नी में, और वो भी जेई की जर्नी जिसके लिए इतने सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बहुत टफ एग्ज़ाम है और बहुत टफ कॉम्पिटिटिव भी साथ में होते हैं, ऐसे में ज़रूरी तो है कि मेंटल सपोर्ट बना रहे। इस पर आप क्या मेंशन करेंगे? क्या कभी वाकई कोई डाउनफॉल या ऐसा लगा, और खुद को कैसे उसे ओवरकम किया? डेफिनेटली आप कई बार बहुत मतलब आपका कॉन्फिडेंस कई बार बहुत कम हो जाता है। कभी आपको अगर कई कई बार अगर लगातार 3-4 टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो आप बहुत मतलब आप बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा रिफ़्रेश होने की ज़रूरत होती है। थोड़ा रिफ़्रेश होते हैं तो माइंड काम हो जाता है एंड चीज़ें फिर थोड़ी सही होनी चालू होती हैं। तो उसके लिए तो आपको कोई बात करनी ज़रूरी है किसी से, या फिर कोई अपने मनपसंद का एक्टिविटी करना ज़रूरी है। तो मैं अपनी दीदी से बात करता था बहुत टाइम टू टाइम। मतलब इनफैक्ट मैं तो अच्छा चल रहा होता था तब भी मैं बात करता रहता था टाइम टू टाइम। ओके, अच्छा, पसंदीदा एक्टिविटी अभी आपने बताई, ऐसे में पढ़ने के अलावा राघव को क्या-क्या शौक है? मुझे मतलब स्पोर्ट्स देखने का शौक है, तो मैं क्रिकेट देखता हूँ और मतलब कई बार मैं खेलने भी जा चुका हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारा जो बैच था उसमें 2-3 बहुत मतलब 2-3 तो क्या 8-9 बच्चे थे हम लोग, तो हम लोग खेलने भी कई बार जा चुके हैं। और बाकी एक्टिविटीज़ में मैं स्विमिंग करने जा चुका हूँ, बहुत बार मैं स्विमिंग करने चल जाता था। जैसे हुँ, कोई भी संडे वगैरह है तो उस दिन आप जा सकते हो, टेस्ट नहीं है तो हुँ, उस दिन आप जा सकते हो। ओके। एंड हाँ, आप अपने मतलब किसी से भी बात कर सकते हो। जैसे मैंने बताया मैं अपनी सिस्टर से बात करता था, आप अपने चाहो तो दोस्त से बात कर सकते हो, कोई कज़न से बात कर सकते हो। अच्छा, तो कोई यही सब। पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी मन की बात साझा कर लो, शेयर कर हाँ, लो। डेफ़िनेटली कोई फ्रेंड भी हो सकता है, मम्मी बट हो सकती है, कोई भी हो सकता है कोई जिसके भी हो साथ सकता है। कंफर्टेबल हो। हुँ। अच्छा, इसमें आप क्या कहेंगी? क्या-क्या शौक है राघव को? मुझे लगता है राघव को आपके अलावा कोई बेहतर नहीं जानता है। ऐसे में आप बताइए, राघव को पढ़ने के अलावा क्या शौक है? I feel like कि राघव missed out on one thing. He's such a geopolitics nerd. ओके। इसको सब कुछ पता होता है दुनिया में कौन सा वॉर हो रहा है, उसके क्या consequences हैं, कौन से politician का क्या take है किसके ऊपर। Like अभी हमारे यहाँ पे मैडिसन में recently like since Gaza war की वजह से like there were a lot of like encampments and stuff. तो राघव ने मेरे को आगे से पूछा, मैंने इसको बताया भी नहीं है। मेरे को बोलते हैं कि यूएस में यूनिवर्सिटीज़ में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब he knows about everything. You can ask him about any war कि उसका क्या मतलब कॉन्सिक्वेंस ऐसा था। नहीं है कि वो सिर्फ किताबें ही पढ़ते हैं, वो इसके अलावा अपडेट भी रखते हैं कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली Exactly, आई फील हाँ। लाइक कि ये जब भी इसका फ्री टाइम होता था, आई हैव सीन हिम डूइंग दैट, कि ये अपना टैबलेट में इसका मतलब कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह थे उनको देखता था कि अच्छा ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। और हम लोग जब भी कॉल पे भी बात करते थे तो राघव रैंडमली मेरे को ऐसा बोलता था, दीदी आपको पता है ऐसा हो रहा है। फिर मैं बोलती थी ओ। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा बहुत ज़्यादा जो भी मतलब लाइक द हाँ। जनरल नॉलेज है वो इसी की वजह से डेवलप्ड है I हमें guess. लगता भी Okay. है 80% हमको लगता है कि शायद ये आईआईटी के बाद यूपीएससी की तैयारी करें। अच्छा, ऐसा कोई प्लान है राघव का? प्लान मतलब नहीं है, अभी लेकिन प्लान इसको नहीं है, देख बट के ऐसा लगता लगता है है। हमें। न्यूज़पेपर Okay. पढ़ने की हैबिट, डेली सुबह उठते से सारा सब कुछ किसी ने बताया नहीं, सामने सिखाया नहीं, हुँ। बट अपने आप ही। अच्छा राघव, क्या खुद की मेहनत पर भरोसा था कि मैं ये रैंक ले आऊँगा या फिर मैं इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा? ऐसा कुछ, मतलब एक होता है ना इंसान को पढ़ते-पढ़ते खुद की गलतियों से सीखते-सीखते भरोसा हो जाता है, क्या राघव को था? डेफ़िनेटली मतलब मैं जब पेपर देने गया तो मैं बहुत काम था। मतलब इतना काम मैंने पहले के पेपर नहीं दिया। एलन में मैं इतना काम नहीं रहता था, वहाँ पे मैं बहुत काम्ड आउट था, क्योंकि मतलब बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को कि 2-3 साल तक अच्छे से मेहनत करिए तो अपन कर लेंगे अच्छा। एंड डेफ़िनेटली वो कामनेस फिर दिख भी गई रिज़ल्ट में। ओके। अच्छा, तो इसमें जैसे आपने एग्ज़ाम के दिन की बात की, कितना ज़रूरी है कि आप काम डाउन रहो? क्या समटाइम ऐसा होता है कि पहले से हम कितनी भी प्रिपरेशन करें लेकिन पेपर हाथ में आने के बाद एक बार हम पैनिक कर ही जाते हैं। तो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी राघव की क्या रही? आई थिंक कि कामनेस पे मैंने मतलब इवेंचुअली मैं जब मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए ना, तो लास्ट में मैं बहुत कामनेस के साथ मॉक टेस्ट दे रहा था कि पेपर बीच में अगर ख़राब भी जाने लगे कि लगातार बहुत सारे सवाल नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पेपर थोड़ा टफ जा रहा है, तो भी मैं काम रहता था। इसलिए मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि पेपर कितना ही मुश्किल है, कितना ही आसान है, कैसा ही आ जाए, बट मेरा एक कामनेस एक टेम्पर बना रहेगा। मेरे को कभी भी ऐसा पैनिक नहीं होगा। थोड़ी बहुत नर्व्स रहती हैं वहाँ पे, ओके। डेफिनेटली थोड़ी बहुत नर्व्स रहती हैं, थोड़ा बहुत आपको रहता है, बट इवेंचुअली आप काम रहते हो। अगर आपने मेहनत करी है अच्छे से तो आप काम रहें, क्योंकि डेफिनेटली पे ऑफ करती है मेहनत।
अच्छा राघव, आपने मॉक टेस्ट के बारे में बताया। एलन के मॉक टेस्ट कितना हेल्प करते हैं? एक तो एग्जाम से पहले आप बहुत बार एग्जाम दे चुके हो, तो एक आपको टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आपको पहले आइडिया लग जाती है। ऐसे में आप कितना हेल्पफुल मानते हो मॉक टेस्ट को? आप मतलब पेपर में जाके आप जो भी करोगे ना, वो सब आपने मॉक टेस्ट से ही सीखा होगा। आप किस ऑर्डर में पेपर दोगे, आप कितने टाइम में पेपर करोगे, आपको मतलब क्या आइडियल सिचुएशन है, क्या खराब सिचुएशन है, ये सब आपको मॉक टेस्ट से ही पता लगने वाला है। तो मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे देने पड़ेंगे डेफिनेटली। और एलन बहुत सारे लेता भी, एलन के बहुत रेलिवेंट मॉक टेस्ट थे डेफिनेटली। वो जेई लेवल के थे, उससे मतलब एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाता है आपको कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मेरे को कितना पुश करने की ज़रूरत है, किस सिचुएशन में मेरे को काम रहने की ज़रूरत है। आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है, पहले एक आइडिया लग जाता है पूरा। अच्छा सर, हम बहुत बार सुनते हैं, जैसे एक नॉर्मली कहने में आता है कि शर्मा जी का लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। मुझे लग रहा है अब वाकई आस पड़ोसी ये जरूर बोलने वाले हैं राघव के लिए कि शर्मा जी के लड़के ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, जेईई एडवांस में ये रैंक लिख रहा है। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होने ही वाला है। अगर राघव की रैंक प्राउड भी फील होता है उस चीज का। यस यस, हाँ निश्चित तौर पर। अच्छा, क्या कभी डांटा आपने? जैसे अगर मैं बचपन की बात करूं, कभी होमवर्क के लिए डांटा हो या पढ़ने के लिए डांटा हो कि खेल बहुत ज़्यादा रहा है, कैसा बॉन्ड आप शेयर करते हैं राघव के साथ? नहीं, मैं एक्चुअली क्या है कि ये अपब्रिंगिंग जो होती है ना, कई दफ़ा मेरे फादर जो थे वो थोड़ा सा जो है अग्रेसिव उस पे थे, तो वो डांटते रहते थे। तो वो उस चीज़ से मैंने एक ही बात सीखी थी कि मेरे को कभी नहीं डांटना है मेरे बच्चों को। तो आज भी अगर ये मोबाइल पे कुछ देख रहे हो, इसके टैबलेट में कुछ देख रहे हो, तो अगर मैं जाऊंगा तो ये बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, ये वो इनका चलता रहेगा बराबर। इनकी मम्मी जाएगी तो छुपाएंगे इधर उधर। अच्छा, ये वाला रोल मैं प्ले करती हूँ। मैं प्ले करती तो हूँ। मेरा तो रोल रहा है, मैं शुरू से इनको जो है, मैं एक इनकी अपब्रिंगिंग जो रही है वो स्टोरी बेस्ड रही है। मैंने इनको अच्छी कहानियां सुनाना, ये बचपन में जब तक एक कहानी नहीं सुन लेते थे तब तक सोते नहीं थे। तो कोई ऐसे जो है बड़े महापुरुष नहीं होंगे जिनकी कहानियां मैंने इनको ना सुनाई हो। अच्छा। और कहानियों की कोई बुक्स लाके नहीं दी हो। बायोग्राफीज़ लगभग सारी बायोग्राफीज़ जो है मैंने इनको ला करके दी। पढ़ने का शौक़ मुझे भी है, तो अच्छी किताबें मैंने इनको पढ़वाई। तो बॉन्डिंग हमारी शुरू से बहुत अच्छी रही है और एज ए फ्रेंड भी कहेंगे। तो हमेशा इनका मतलब कभी डांटने वाला तो कुछ मामला ही नहीं हुआ, हमेशा समझाने वाला। कंफर्ट जोन दिया है। बिल्कुल, वो जो काम इनको प्ले करना था वो मैंने प्ले किया और बेसिक नीड्स पे ध्यान दिया। बाकी सब इन्होंने संभाला। अच्छा सर, इतनी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, दोनों ही बच्चे आपके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ही लाइफ में जो सोच रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो उन्हें मिल रहा है, वो अचीव कर रहे हैं। पेरेंटिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है, घर में वो माहौल देना पड़ता है ताकि बच्चे उस तरह की संस्कार के बीज उनमें बोए जाए, उस तरह की चीज़ें वो करें। आप इसमें क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों से जो करवाना चाहते हैं पहले आप खुद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े, आपका बच्चा बुक्स लेकर बैठे या कुछ अच्छा पढ़े, तो निश्चित तौर पे आपको घर में एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए और आपको खुद 2 घंटे पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। आप कहने से बच्चों को नहीं बता सकते, लेकिन आप जब खुद करेंगे तो बच्चा देख के अपने आप, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, पढ़ो या कुछ भी करो। तो एक माहौल का रखना जिस तरह का आप चाहते हो वो बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छा, पढ़ाई पे तो ध्यान दिया आपने, लेकिन क्या अदर एक्टिविटीज़ की तरफ भी बच्चों को पुश किया? बिल्कुल, अदर एक्टिविटीज़ तो मैं बचपन से ना बहुत कराती हूँ। मेरी बेटी तो बहुत टैलेंटेड है। ये थोड़ा रिजर्व नेचर का रहा, इसने कम सीखा, बाकी उसने तो सब कुछ, स्केटिंग से लेकर, स्विमिंग से लेकर, डांसिंग से लेकर, सिंगिंग से लेकर, प्लेइंग से लेकर। राघव को भी पुश किया? राघव को किया, लेकिन ये थोड़ा सा सब कुछ साथ ही में किया। मैंने कंटिन्यू करा, राघव ने छोड़ दिया बीच में। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने इन दोनों को सब में डाला, लगभग जो इनका इंटरेस्ट रहा, फुटबॉल से लेकर क्रिकेट से लेकर स्पोर्ट्स भी, सारा सब कुछ जो इनको पसंद आया वो इन्होंने सीख लिया, जो इनको पसंद नहीं आया वो इन्होंने अवॉइड कर दिया। अच्छा, क्या राघव को कुछ ऐसे लाइक गिटार बजाना या फिर ऐसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है? राघव को कतई नहीं। राघव को बड़ी मुश्किल से हमने ना नेशनल एंथम सिखाया था जनगण मन सिंथेसाइजर पर बजाना। मैंने कहा कुछ तो सीखो तुमने थोड़ा बहुत तो जाना, बस इतना सा सीखा है। बाकी इसका इंटरेस्ट ज़्यादातर पढ़ाई में, न्यूज़पेपर, जियो पॉलिटिक्स, इन सब में ज़्यादा रहा। अच्छा राघव, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में हमें पता चली, लेकिन अगर मेनली मैं जानना चाहूँ या फिर जो हमें फिलहाल देख रहे हैं वो आपसे जानना चाहे कि राघव ने कितने घंटे पढ़ाई किया, आपका डेली रूटीन कैसा रहता था, कब आप मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रात को पढ़ना पसंद है, कुछ को दिन में पढ़ना पसंद है, क्लासेस के अलावा कैसे कैसे मैनेज किया पढ़ने को? आई थिंक हमारी क्लास शाम को रहती थी, तो मैं शाम को आता था, आई थिंक 8 बजे के अराउंड मैं घर पे आ जाता था, खाना वाना खा करके निमट जाता था। उसके बाद मतलब मैं होमवर्क करने पे ध्यान देता था, जो भी क्लास में टीचर ने होमवर्क दिया है मैं उसको कंप्लीट करने पे ध्यान देता था, क्योंकि
उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। वो हो सकता है कम टाइम में, हो सकता है ज़्यादा टाइम में हो। मैं कोशिश करता था, जैसे कि 3 सब्जेक्ट चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो मैं कोशिश करता था कि एक सब्जेक्ट और आधा सा दूसरे सब्जेक्ट का मैं रात में ही कर दूं, ताकि सुबह फिर मेरे को थोड़ा बहुत भली टाइम भी मिल जाए एक्स्ट्रा। तो हाँ, मैं 1.5 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मान के चलो रात में ही कर देता था 8 बजे आने के बाद, एंड 1.5 सब्जेक्ट फिर बाद में मॉर्निंग में कर देता था। तो टाइम का तो मैं भी ऐसा सच आइडिया नहीं बता सकता, क्योंकि कई बार कम टाइम में हो जाता है, कई दिन बहुत टाइम लग जाता है, कई दिन हो भी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ये भी होता है। तो टाइम तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट सबसे मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि जो होमवर्क दिया है वो ख़त्म हो। ओके। अच्छा, जेई की जर्नी में क्या कभी बैकलॉग रहा, और रहा तो फिर कैसे कवर किया? जेई की जर्नी में डेफिनेटली कुछ कुछ बैकलॉग आ ही जाता है, क्योंकि आप कहीं पे भी थोड़ा बहुत स्लैक ऑफ करते हो तो बैकलॉग आ जाता है। तो उसको कवर करने का आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप कोई भी हॉलीडे वगैरह, जैसे संडे वगैरह आया, तो आप उस दिन डेडिकेशन से बैठ करके उसको ख़त्म कर दो। जिस हफ्ते वो आए उसी हफ्ते ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर बैकलॉग एक साथ पाइल अप होना चालू हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कवर अप करना। इसलिए बेटर है कि जब भी जिस हफ्ते आए ना, उसी हफ्ते के संडे को, या फिर हाँ मतलब संडे को या सैटरडे को भी रात को उसको ख़त्म करो पूरा डेडिकेशन से बैठ करके। ओके। अच्छा, जेई एडवांस का जिस दिन एग्ज़ाम था, उससे कुछ दिन पहले क्या कुछ चल रहा था राघव के माइंड में? कैसे चीज़ें प्लान करी थी? और साथ में ये भी जानना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवीजन के टाइम पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब सब कुछ आप पढ़ने नहीं बैठ सकते हो, ऐसे में आपने क्या तय किया था? क्या नोट्स आपको हेल्प करे, या फिर कैसे आपने अपना रिवीजन पैटर्न तय किया? और मैं हर चैप्टर के बाद मतलब उसके नोट्स के अलावा उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाता था, तो वो मैंने डेफिनेटली स्टडी करे। जेई से 1 हफ्ता पहले ऑलमोस्ट मैंने शॉर्ट नोट्स ही स्टडी करे हैं, तो उनसे बहुत मदद मिली। एंड रिवीजन वगैरह मतलब आप थोड़ा 2-3 महीने पहले अगर देखोगे, 2-3 महीने पहले आप पूरे नोट्स पढ़ सकते हो, बट अगर आपके पास बहुत कम टाइम, 1 महीना या फिर उससे भी कम रह रहा है, तो फिर आपको शॉर्ट नोट्स पे ही रिलाई करना पड़ता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से मदद मिलती है। एंड मैंने जैसा बोला, मैं 1 आध हफ्ते पहले भी मैं बहुत काम था, मेरी कामनेस का बहुत रोल रहा है मेरे जेई के रिजल्ट में। तो मैं सच बहुत पैनिक नहीं करता था अगर मेरे पास कोई चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं भी रहते थे, तो कि ठीक है, आपने पढ़ तो रखा ही है एक बार। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे बहुत सारे लोग सीखेंगे, वो स्टूडेंट्स खास तौर पर जो शायद नेक्स्ट ईयर आप ही की तरह जेई एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स की लाइफ में इस एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। सर, आपको क्या लगता है कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, और क्या राघव की जर्नी में अगर सोशल मीडिया, फ़ोन का या भी किसी अदर चीज़ का आपको लगा कि डाइवर्ट हो रहा है, और ऐसा हुआ तो फिर आपने कैसे उसको संभाला? जैसे आईपीएल वगैरह मैचेस चलते थे, तो वो हमें पता था उसके शौक क्या हैं, तो उस चीज़ को मैं हमेशा चाहे वो 11 बजे ख़त्म हो, 12 बजे ख़त्म हो, ये मना भी करते थे, तो मैं कहता था नहीं, देखने दो, उसका शौक है, हाँ तो उसको देखने दो पूरा। क्योंकि अगर आधा घंटा पहले भी अगर उसको दूसरा स्टडीज में बिठा देंगे तो उसका मन नहीं लगेगा। वो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके बच्चे को तो शौक उसको है, मन से करने दो एक बार, अगर उसको आप अपना मन का करने दोगे तो फिर वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आप बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली मना करोगे तो बच्चा फॉलो नहीं करेगा उस चीज को। तो बच्चे से फ्रेंडली रहे, बच्चे से फ्रेंडली रहे, उसकी इच्छाओं का सम्मान करे। और हमने कभी भी जो है इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध कभी पढ़ने के लिए भी फोर्स नहीं किया। हमेशा मतलब इनको डांटा भी तो इनकी परमिशन लेकर के डांटा कि यार देखो राघव, अब जो है थोड़ा सा अपने को स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि नहीं पापा रहना चाहिए? चलो ठीक है फिर डन। अगर थोड़ा सा भी तुम दाया वाया करते नजर आया तो हम थोड़ा सा डांटेंगे तुम्हें, लेकिन वो भी कहने भर में ही रहा, ऐसी कोई नौबत आई नहीं। वाकई मुझे लग रहा है अगर ऐसे माता पिता और ऐसी समझ अगर सभी पेरेंट्स रखने लग जाएं तो बच्चे कुछ और गलत सोचेंगे ही नहीं। अच्छा, इसमें आप क्या कहेंगे, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आपको लगता है जो स्टूडेंट्स कोटा आते हैं, खासतौर पर जो बाहर से आते हैं, उन्हें कैसे दूर रहना चाहिए कि वो कहीं अपने एम से डाइवर्ट नहीं हो जाए? आई थिंक दूर रहने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप क्लासिफाई कर लो कि कौन सी चीज़ आपको एक्चुअल में मतलब अच्छी लग रही है करने में और कौन सी चीज़ एडिक्टिव है। जैसे कि आजकल लोग शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो वो बहुत एडिक्टिव चीज़ है, उससे आपको कुछ रिफ्रेशमेंट भी नहीं मिलता है। आप अगर स्पोर्ट्स वगैरह खेलने जाते हो 1 आध घंटे रोज़, तो उससे कम से कम आपको रिफ्रेशमेंट तो मिलता है। बट सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें, इनसे आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, मेरे को तो यही लगता है, इनसे आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है, आपको रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता है सच। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए।
जो भी चीज़ आपको एक्चुअल में रिफ्रेश कर रही हो ना, जिसके बाद आपका दिमाग थोड़ा अच्छा फील करे, वो करना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ आप ख़त्म कर रहे हो और आपको मन कर रहा है कि वही चीज़ मैं और करूँ। जैसे कि मैंने मैच देखा, मैच ख़त्म हो गया तो मेरे को अच्छा लगा, अब मैं पढ़ने के लिए रेडी हूँ। अगर आप कोई सोशल मीडिया चलाओगे तो फिर आपको सोशल मीडिया ख़त्म करने के बाद लगेगा फिर से चलाऊँ मैं उसको, तो वो नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपके मेरे लिए अच्छी डिस्ट्रैक्टिंग है और हाँ, कौन सी चीज़ बुरी है। खराब है। अच्छा, चलिए आप दोनों के बॉन्ड के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। रक्षाबंधन पे कौन किसको गिफ्ट देता है? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़े हो मेरे से तो दीदी आप ही दो। नहीं, ही इज़ लाइक सो नाइस। अगर मम्मी पापा ने कोई गिफ्ट नहीं भी पिक कर रखा होता है तो राघव मुझे बोलता है, दीदी मेरे पास ये है, अगर आपको कुछ चाहिए तो अच्छा, ले अपनी लेना। चीजों में से वो बोल देता हाँ, है। राघव इतना स्वीट है राघव। लाइक उसकी एक वॉच हुआ करती थी येलो कलर की, आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग 5th ग्रेड में थे, तो मम्मी पापा ने बोला कि देखेंगे बाद में रक्षाबंधन का देखेंगे। तो राघव मेरे को बोलता है कि दीदी अभी तो है नहीं कोई गिफ्ट, आपको क्या चाहिए? तो मैंने उसको बोला कि हाँ वो वाली वॉच अच्छी है, तो पहनता भी नहीं है, दे दे। और राघव ने दे दी। तो ही इज सो नाइस अबाउट दिस। ओके अच्छा राघव, चलिए बहुत सारी बातें हमने आपकी जर्नी के बारे में बात करी है, बहुत सारी चीज़ें हमने आपकी फैमिली से भी जानी है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जिनका नेक्स्ट ईयर टारगेट है जेईई एडवांस्ड, क्या आप अपनी तरफ से उन्हें कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? अच्छे से मेहनत करें एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर हार्ड वर्क, बिकॉज योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तो एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा मैसेज वो दे रहे हैं अपने जूनियर्स को, मेहनत करो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो कि उसका पे ऑफ आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए अंत में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए और अपनी जर्नी साझा करने के लिए, और एलन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ फिलहाल मुझे इस खास प्रोग्राम में यहीं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।